अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। मार्केट की सूरत हाल अगर हम देखें, आज की खासतौर पर सूरत हाल की बात करें तो तकरीबन फ्लैट दिखाई दे रही है मार्केट। ज़रा सा नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन एक्चुअल क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, हम क्योंकि अपने प्रोग्राम में अक्सर बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की सूरत हाल पर भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी, और इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है और इंटरनेशनल जो जिस तरीके से ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर भी हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। आज मैं ख़ास तौर पर बात करूंगा पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ज़रा से इसको हम आज तड़का लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके अंदर भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस हद तक हम कामयाब होते हैं कि अपने प्रोग्राम को पॉलिटिसाइज ना करने में। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, जो कमोडिटी मार्केट है उसके ऊपर भी बात करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ महवे गुफ्तगू रहेंगे जनाब शहरियार भट्ट साहब, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं डार्जन सिक्योरिटीज़। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब, क्या सूरत हाल लग रही है इंटरनेशनल मार्केट की? अगर हम सूरत हाल देखें तो आपका तर्जिया क्या कहता है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है ये नेगेटिव ट्रेंड में है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट बुलंदियों को नहीं छू रही है? क्या सूरत हाल लग रही है आपको? देखिए, हमारे डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट है इंटरनेशनल मार्केट से। आपको पता है कि कोविड के दिनों में मार्केटें इंटरनेशनली काफी ज्यादा डाउन हो गई थी। जब क्रूड ऑयल हमने देखा था कि 65 बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये $9 तक इसके प्राइस गिर गए थे। जबकि डाउ जोन इंडेक्स, जो न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में सबसे बेंचमार्क माना जाता है, वो 35,000 से गिर के 18,000 के लेवल तक आ गया था। इसी तरह हमने इंडिया में और एशियन मार्केट्स में जबरदस्त कमी देखी थी। तो उनके बाद वहां रिबाउंड भी देखा हमने। पाकिस्तानी मार्केट्स में भी यही हुआ कि 43,000 के पास हमारा इंडेक्स चल रहा था और कोविड के दिनों में लास्ट ईयर 27,100 के करीब 27,100 के पास चला गया था। फिर वहां से हमने इसमें शार्प रिकवरी देखी। हमने देखा हमारी मार्केट में हार्ड भी हुआ पहली बार। हमने नए नए तजर्बात किए इसके बाद। तो नए सिस्टम के ऊपर भी बातें होती रही। जी बिल्कुल। और नए तजर्बात भी हुए, हमें 2 घंटे के लिए अपनी ट्रेडिंग सेशंस को भी रोकना पड़ा। वो तो अब हुआ है। ये जो मैं आपको कोविड के दिनों के बारे में बता रहा था कि कोविड के दिनों में जब मार्केट बढ़ी तो हमने देखा कि पॉजिटिव हार्ड भी लगा मार्केट के अंदर, जब KC30 इंडेक्स 5% से ज्यादा बढ़ गया था। तो बहुत अच्छी चीजें हमने देखी। मार्केट फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी 44,000 के पास आके रुक गई। उसके बाद हमारे कुछ लोकल इश्यूज थे। हमारी मार्केट जो इतनी ज्यादा बढ़ी कोविड के बाद, बाद लोग कहते हैं एनालिस्ट के, जो कोविड हमारे मुल्क में आया वो हमारे लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज भी था। क्योंकि एक तो हमारी, क्योंकि ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी है, इंपोर्ट इकोनॉमी है हमारी, सारी चीजें हम बाहर से लेते हैं, वो रुक गई थी हमारी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमारी ट्रैवल यहाँ से हो नहीं रहा था, डॉलर बाहर जा नहीं रहा था, ऑयल के प्राइसेस नीचे आ चुके थे, तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। और सबसे बढ़कर ये कि स्टेट बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट 13% से गिरा के 7% के पास ले आए थे। उससे हमारी इकोनॉमी को बेतहाशा फायदा हुआ। फिर ऊपर से गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे मेजर्स लिए, जिसमें खासतौर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काफी ज्यादा पैकेजेस दिए। उनसे हमने हमारे देखा कि हमारी मार्केट में काफी ज्यादा बेहतरी देखने में आ रही। फिर उसके बाद ये सिलसिला रुका उस वक्त जब हमने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दिया। कोविड के बाद दुनिया खुलना शुरू हुई। जब दुनिया रीओपन हुई तो उसके बाद चूंकि हमारी इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी थी, हम बाहर से माल मंगा रहे थे, जिसमें ना हमने बेतहाशा मंगवाया है। फिर हमने मोबाइल्स मंगाए, हमने लग्जरी गाड़ियां मंगाई, ठीक है, और हमने बेतहाशा हम बाहर से चीजें मंगाई, लग्जरी आइटम्स जिसमें खासतौर पे। तो उसके बाद ये हुआ कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन, आप देख लें, पिछले क्वार्टर के $8 अरब से ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ये नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और ये तजारती खसारा जो है इसको मीट करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, जिसके लिए गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है। IMF के पास भी जाना पड़ गया, फिर टफ कंडीशन है, ये सारी सिलसिला चलता रहा। दूसरी तरफ अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट्स की, उनका सफर तो तेजी से जारी था। लेकिन फिर आपने देखा अभी पिछले दिनों एक कोविड की नई लहर आई है, ओमिक्रॉन की आई है साउथ अफ्रीका से। उसके बाद से हमने एक डिक्लाइन देखा था उनके अंदर। खासतौर पे ऑयल भी फिर नीचे आया। ऑयल के कुछ अपने भी मामला थे, सऊदी अरेबिया के अपनी प्रोडक्शन ये लोग बढ़ा नहीं रहे थे, तो बाइडेन साहब ने कुछ एक स्टेटमेंट दी थी। जी, उसके बाद ये नीचे आए। तो फिर अब चूंकि अब सुनने में आ रहा है कि ओमिक्रॉन इतना ज्यादा डेंजर नहीं है जितना इसको हम हाइप की गई थी। एग्जैक्टली। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से भी इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं कि अभी तक कोई इतनी हलाकतें नहीं हुई हैं अल्लाह के फजल से। तो उसके बाद वहां की मार्केट में दोबारा रिबाउंड हुई है और पिछले महीने हम देखें तो डाउ जोन इंडेक्स है वो 3% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसी तरह इंडियन मार्केट्स में भी हम इजाफा देख रहे हैं। तो वहां सिलसिला जारी है।
हमारी मार्केट्स थोड़ी डिप्रेस है, उसकी वजूहत आपको मालूम है। बिल्कुल ठीक है, मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं इसका इनसाइट जो है वो मैं आपसे लूँगा। थोड़ी सी मैं पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लूँ। जैसे आपने बड़ा ब्रीफली आपने बताया कि, और बड़ा क्विकली आपने रैपअप भी किया। डॉ जोन्स की सूरत हाल की बात करें मार्केट में, जब भी कोई अभी जिस दिन तकरीबन 2134 पॉइंट्स गिरे मार्केट, उसी दिन सेंसेक्स मार्केट जो है वो तकरीबन 800 पॉइंट्स प्लस थी। तो मतलब ये क्या हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ठीक है, जो डायनामिक्स है वो बिल्कुल इंटायर डिफरेंट है, न्यूज़ ड्रिवन, और छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर आपका जो सेंटिमेंट है वो इतनी बुरी तरह शैटर्ड हो जाता है, कॉन्फिडेंस इतना शैटर्ड हो जाता है। आपका जो बिग प्लेयर है वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि वो परचेजिंग कर रहा होता है उन दिनों में, लगातार उसकी परचेजिंग चल रही होती है। क्या समझते हैं कि कितना हमें अभी अप ग्रोथ की ज़रूरत है, कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ के इन्वेस्टर्स को कितना सोचने की ज़रूरत है, बिग प्लेयर्स को भी कितना सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है? हम ये तो कह देते हैं कि 332 अरब रुपया डूब गया, हम ये क्यों नहीं बताते कि 332 अरब रुपए हमने एक दिन में कमाए भी थे? देखिए, सिलसिला ऐसा है कि हमारे डायनामिक्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में से हमारी जो मार्केट आपको समझने की जरूरत है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसकी बड़ी वजह यही थी कि हमारे इंटरेस्ट रेट डाउन थे। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर का पूरा विजन जो है ना कंस्ट्रक्शन साइड पे, उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा एमनेस्टी स्कीम्स भी दी हैं। फिर उसके बाद लाखों घर बनाने की एक स्कीम थी, वो भी सारी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड थी, और बेतहाशा इनको पैकेजेस दिए हैं। ये सब चीजें मुमकिन जब ही हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। अब हाउसिंग की तरफ लोग जाएंगे तो उसके बाद बैंक से लोन लेंगे, बोरिंग करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो बैंक से लोन लेकर और फिर अपने घर बनाए। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हिट पड़ी है, वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस। हमने देखा कोविड के बाद जब दुनिया खुली है तो चाइना में बेतहाशा डिमांड हुई है, खास तौर पे कोल की प्राइसेस, और फिर उसके बाद आयरन बहुत बड़ा है, स्टील के प्राइसेस बहुत बड़े, ऑयल बहुत बड़ा। ऑयल तो हमने चले बढ़ गया, हम देखते रहे, लेकिन कोल की प्राइसेस हमने दुनिया में पहली बार देखा, क्योंकि हमने काफी ज्यादा हम कन्वर्ट करने के बारे में सोचा। हम सोच रहे थे बिजली भी अब कोल के ऊपर जाए, ठीक है। और सीमेंट सेक्टर अपनी एक्सपेंशन कर रहे थे बहुत ज्यादा, सीमेंट फैक्ट्री, तो कोल के ऊपर उनका काफी हद तक दारोमदार था। तो $230 तक कोल चले जाना, और उसके बाद आप ये बड़ा मुख्तलिफ थी ये एक चीज, ये बिल्कुल हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत नई चीज थी, बहुत सरप्राइजिंग थी, और उसका फिर हमने पे किया, फिर मार्केट नीचे आई। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स का इतना कसूर नहीं है, इन्वेस्टर्स तो काम करना चाहते हैं मार्केट में। आप देखेंगे हर मौसम में उन्होंने काम किया है, ठीक है, बावजूद इसके कि हमारी मार्केट में कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एनसीसीपीएल के चार्जेस बहुत ज्यादा है, सीडीसी के चार्जेस बहुत ज्यादा है, कैपिटल गेन टैक्स वो देते हैं, ठीक है, और इसके साथ मुख्तलिफ टैक्सेस भी देते हैं, ज़कात पे भी टैक्सेस देते हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस भी देते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारा इन्वेस्टर मार्केट में काम करना चाहता है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वादे पॉलिसीज हो, कुछ स्ट्रॉन्ग फंड हो, जब भी मार्केट अगर नीचे आती है तो वहां पे उसको सपोर्ट की जाए, ताकि इन्वेस्टर बड़े नुकसान से बच सके। आपने बात की इंटरेस्ट रेट के हवाले से, हालिया हमने देखा कि 26 नवंबर को होना था, लेकिन आप भी उस दिन प्रोग्राम में हमारे साथ थे। 19 नवंबर को, एक हफ्ता पहले ही, तकरीबन 1.5% शरह सूद बढ़ा दी गई, और फिर अब ये 14 दिसंबर को देयर अगेन मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होगा, और मॉनेटरी पॉलिसी उसके अंदर एक्सपेक्टेड ये है कि 50 से 100% जो है ना उसके अंदर मज़ीद इजाफा कर दिया जाए, 100 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया जाए, बेसिस का डबल डिजिट तक जाने के चांसेस हैं। आपने बात की कि लोगों को कर्जा, जाहिर सी बात है ज़्यादा शरह सूद होगी तो लोग कम कर्जा लेंगे। तो किस तरीके से फिर आप देख रहे हैं कि ये जो इकोनॉमी है इसकी हिट किस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी है, या वो जो मिडिल क्लास है, वो किस तरीके से इसे अपने आप को सरवाइव कर पाएगी? देखिए, जब आपको याद होगा कि हफीज शेख साहब जब रुखसत हुए और उसके बाद जब शौकत तरीन साहब आए जी, तो इन्होंने आने के बाद से इनका प्लान था कि ग्रोथ बढ़ाई जाए। इनका विजन ये था कि जब तक पाकिस्तान की जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, 2.5% से हम इंक्रीज कर रहे हैं, और हमें हमारी ग्रोथ 5% तक होनी चाहिए पाकिस्तान की। जीडीपी जब तक 5% नहीं होगा, हम नई जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे यंगस्टर्स को हम जॉब्स नहीं दे सकेंगे। इसलिए इन्होंने इकोनॉमी का ट्रिगर दबाया और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दिया। इन्होंने जो लास्ट बजट आया जिसको सबने वेलकम किया, ताजिर बरादरी ने भी वेलकम किया, और उसके साथ साथ सोसाइटी के दूसरे हलकों ने भी इसको काफी हद तक वेलकम किया। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि जब अवाम दोस्त बजट का नाम दिया गया इसको,
हर साल ही आवाम हर साल ही देखिए दिया वो तो जाता है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में देते ही है कि आवाम दोस्त और लाइक इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था और फिर हमने देखा जब ग्रोथ हुई तो उसके साथ साथ बाहर से इंपोर्ट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। जब इंपोर्ट बढ़ गई हमारी और हमारी एक्सपोर्ट नो डाउट बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मीट नहीं कर पा रही, या हमारी एक्सपोर्ट उनको कैश गैप नहीं कर बहुत पा है, रही। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ट्रेड अभी नवंबर के नंबर्स जो हैं वो 3 बिलियन डॉलर्स आपकी एक्सपोर्ट्स हैं और 8 बिलियन डॉलर्स आपकी इंपोर्ट्स हैं। जी 5 बिल्कुल बिलियन डॉलर्स। बिल्कुल, ये चीजें काफी ज्यादा वरीड है, हर कोई इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। और गवर्नमेंट ने अपना तखमीना लगाया हुआ है कि 10 से 12 अरब डॉलर तक का होगा तो उसको मैच अप कर लेंगे। इसके साथ साथ इस साल हमने बहुत ज्यादा पेमेंट भी करनी है, बायलैटरल डेट्स पेमेंट हमें करनी है। बहुत ज्यादा पे करने एग्जैक्टली हैं। दैट्स हमने पे करने हैं। इस सिलसिले में आप देखोगे गवर्नमेंट अभी मुज़ाकरात भी कर रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, पिछले दिनों मुज़ाकरात किए हैं, वहां से पेमेंट्स आएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान यूरो बॉन्ड भी फ्लॉट करेगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो गवर्नमेंट के प्लान तो है, लेकिन चूंकि आने वाले दिनों में काफी टफ हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है इन सारी चीजों से लेके। इन्फ्लेशन के नंबर्स ऑलरेडी आपके लास्ट मंथ के जो हमारे पास नंबर्स आए थे वो 11.76 ऑन पेपर। अब ये ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के ऊपर भी बहस होने लगी है कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि ट्रेड डेफिसिट नज़र इतना आ रहा है, बट ऑन पेपर क्या है, इन्फ्लेशन इतनी नज़र आ रही है, ऑन पेपर क्या है। तो ये चीज़ें भी तो बड़ी हॉट करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आपका अब करंट अकाउंट सरप्लस में था, अब वो इरप्ट होके आपका कहाँ पहुंचा हुआ है, डेफिसिट में आ गया आपका 8 बिलियन डॉलर्स के, जैसे आपने फरमाया भी है। तो ये चीज़ें किस तरीके से हम कैटर कर सकेंगे? देखिए इसके लिए तो बहुत जामे पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ने इसीलिए बहुत सोच के इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं कि पैसे को सक करें जो मार्केट के अंदर है, और ग्रोथ कुछ अरसे के लिए रोकें ताकि इंपोर्ट को रोका जा सके। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो है वो जो गाड़ियां बाहर से आ रही थी उनको रोकने की कोशिश वो तो की है। मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी है। एग्जैक्टली और इसके अलावा जो बैंक्स भी जो है इंपोर्टेड गाड़ियों कुछ सर्विसेज नहीं दे सकेंगे। तो गवर्नमेंट कुछ अपने तौर पर कुछ मेजर्स तो ले रही है, लेकिन चूंकि ट्रेड गैप बहुत ज्यादा है तो इसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और सर जोड़ के बैठने की जरूरत है, और कुछ नई पॉलिसीज ऐसी लेकर आने की जरूरत है जिससे इस चीज को कम किया जा सके। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि मैं अगर आज सॉल्यूशंस लिखना शुरू करूं, शहरियार बट हमें क्या कहते हैं कि ये मेजर्स लें तो इससे हमारी जो है ना इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? देखिए सबसे पहले तो कोई भी इकोनॉमी है वो जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी आपको नहीं कर सकते। हमारे एफडीआई के नंबर कंटिन्यू डिक्लाइन है और बहुत ज्यादा परेशान कौन है। गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में उस तरफ फोकस भी नहीं है। गवर्नमेंट का सारा फोकस आरडीए की तरफ है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेज दें, बस रेमिटेंसेस आ रहे हैं, दे दें, और उस तरफ केवल बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये एक प्रोडक्ट लेकर आए। लेकिन जब तक आप एफडीआई नहीं करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी, तो हमारा ये मईशत का पहिया आगे नहीं चल सकेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। फिर हमें हमारी सोसाइटी में कुछ चेंज लाने की जरूरत है। ठीक है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए हैं, ये नीचे नहीं आ सकते, इसलिए ना सिर्फ सोसाइटी में बल्कि ऊपर से भी कुछ बचत करनी पड़ेगी। हमें हमारे खर्चे कुछ रोकने पड़ेंगे, हमारे लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हम सुनते थे बचपन में, एक कमर्शियल चलते थे लाइक के बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हमें पाकिस्तानी बनना चाहिए और हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का थोड़ा बाइकआउट करना चाहिए। लाइक इस किस चीज का आप बाइकआउट करेंगे? आपकी चॉकलेट्स तक स्विट्जरलैंड से आती हैं और मेडिसिन आपकी इंपोर्टेड है, गाड़ियां आपकी इंपोर्टेड है, घड़ियां आप इंपोर्टेड पहनते हैं, जूते आप इंपोर्टेड पहनते हैं, मोबाइल फोन्स आप इंपोर्टेड लेते हैं। मतलब कि अब तो लोगों के अंदर क्लास के अंदर भी इतनी क्लासेस, वीआईपी अलग, वीवीआईपी अलग, सुपर वीआईपी अलग, और वीवीआईपी की भी हम तो कभी किसी दौर में हम सुना करते थे कि वीआईपी कोई क्लास होती है। अब तो वीआईपी की क्लास के ऊपर कितनी क्लासेस आ गई हैं। तो मतलब हम किस तरीके से, एक चाय का कप भी मंगवाना है तो वो भी आपका इंपोर्टेड आएगा, फला इटालियन आएगा, इटालियन मार्बल होगा। तो ये किस तरीके से हम चीज़ें कहाँ कहाँ पर हम कट लगाएंगे, मैं इसके ऊपर आऊँगा आपके साथ। प्रोग्राम में मुझे एक वक्फा शामिल करना है, थोड़ा सा टफ है इस चीज़ के ऊपर। मैं देखता हूँ कि भट्ट साहब किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं।
वक्फे के बाद खुशामदीद नाज़रीन। शरीफ, जैसे भी मैं बात कर रहा था कि आपने कहा कि हमें अपने एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ कट करेंगे आप? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हमारी कौम जो है वो बहुत बाहिम्मत है, हमने ऐसा किया है। अगर हम कोई चेंज लाना, आप देखें हमने जो सिम वेरीफाई की, आप देखें जो मोबाइल फ़ोन से लाइक थंब इम्प्रेशन के ऊपर सिम्स आई, पूरे पाकिस्तान ने तकरीबन 6 करोड़ लोगों ने जो है अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई। जब सोसाइटी एक चीज़ का सोचती है ऊपर से लेकर नीचे तक हमें चेंज करना पड़े, तो वो काम करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि ऊपर से कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी बचत करने की ज़रूरत है, सादगी अपनाने की ज़रूरत है। ये चीज़ होगी ऊपर से। आपके भी जब आप और हम होते हैं, हमारे घर में अगर कोई बड़े हमारे वाले साहब कोई काम करते हैं तो हम करते हैं, अगर वो नमाज पढ़ने जाएंगे तो हम लोग जाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही ये हमारा सोसाइटी का अलमिया बन गया है। एग्जैक्टली। तो ये चीज करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, कुछ भारी मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपने क्लासेस की बात की कि सुपर क्लास एंड वीआईपी क्लास, तो उसके लिए होगा गवर्नमेंट को पहली फुर्सत में अपने टैक्स का स्केल चेंज करना पड़ेगा। जो बड़ी गाड़ियों के लिए और जो सुपर वीआईपीज हैं उनके लिए टैक्सेस की शरह बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और जो लाइक जैसे प्रॉपर्टी अभी इन्होंने किया कि वैल्यूएशन बढ़ा दी थी, अभी वापस ले लिए हैं। तो जो बड़े हाउसेज हैं, हम देखते हैं बड़ी सोसाइटीज हैं जहाँ पे घरों के साइजेस बड़े हैं, वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा लगाएं और दूसरी जगह कम लगाएं। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करें, और जितना पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक, आपका एंगल और व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है ना कि जो लोग बड़े घरों में रहते हैं वो फिर एग्जम्पशन मांग रहे होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स की सूरत में वो माफिया बन जाते हैं। जैसे आपकी मतलब आपने देखा भी, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बात कर लें या शुगर प्राइसेस के हवाले से बात कर लें, वीट प्राइसेस के हवाले से बात कर लें, मतलब ये फिर एक नहीं, फिर वो पूरे का पूरा एक आपका मोब इकट्ठा हो जाता है। वो आपकी पॉलिसीज़ भी एक तरफ, वो आपसे बैठे बिठाए प्रेशर ग्रुप की सूरत में आपसे फैसले करवा लेता है। देखिए यही वक्त होता है लीडरशिप शो करने के लिए, ठीक है। और यही वक्त होता है कि आपने शो करना होता है कि आप कितने बड़े लीडर हैं, आप मुल्क के लिए काम कर रहे हैं या अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। तो अब ये वक्त है, अब ये प्रूव करना है गवर्नमेंट को। और इमरान खान साहब की जैसी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है और जितने इनको पॉजिटिवली लोग देखते हैं, पूरी दुनिया इनको पसंद करती है। तो अब मेरे ख्याल में इनको प्रूव करने की जरूरत है, बहुत टाइम हो गया कि इस चीज़ को लेके चलें। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो कमजोरियां हैं गवर्नमेंट की, उसको दूर करें। हमने देखा 2-3 क्राइसिस आए बीच में, ऑयल क्राइसिस आए, वीट प्राइसेस आए, शुगर प्राइसेस इतने बढ़ गए। इनके लिए कुछ करें, उनको कुछ सज़ा मिले और आगे हम जैसे अभी बात कर रहे थे ना कि अभी के पाकिस्तान में अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना है तो आपने 2 बेसिक पॉइंट्स दिए कि एक तो आपको एफडीआई इंक्रीज़ करना है अपना जितना। अच्छा, अब इसको इंक्रीज़ करने के लिए आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आप एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, ताकि बाहर की कंपनीज आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान है, विच आई फील कि बहुत ज़बरदस्त है। पहले किसी दौर में यहाँ पे सुसाइडल अटैक्स हो रहे होते थे, अभी तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं ये कर पा रही कि पिछले, अगर हम बात करें तकरीबन 4.5 साल से, पिछली गवर्नमेंट का भी लास्ट ईयर और ये 3.5 साल, ये क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जो बड़ी कंपनीज थी वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे वो भी उठ के यहाँ से चले गए? देखिए अगर आप खत्ते के दूसरे ममालिक में देखें, हम कंपैरिजन तो करते हैं जी। तो अगर कंपेयर करें अब इंडिया और बांग्लादेश में, कोविड के बाद से वहां पे एफडीआई बहुत इंक्रीज हुई है, फॉरेन डायरेक्ट सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ जी। और बहुत अच्छे नंबर वहां से आ रहे हैं, वहां की उनकी इकोनॉमी भी इसी वजह से ग्रो होगी। हमारे साथ थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं आपके शो में कि अब इकोनॉमी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ फॉरेन ऑफिस का भी बहुत बड़ा काम है। फॉरेन ऑफिस को भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वक्त दुनिया जो है 15 अगस्त के बाद हमारे मुल्क की सिचुएशन थोड़ी 15 अगस्त 2021 के बाद एग्जैक्टली जब अफगानिस्तान में बड़ा चेंज आया है, तो उसके बाद से जो है अब दुनिया तालिबान के हवाले से भी हमें देख रही है, ठीक है। हमें उनसे अपने थोड़ा सा फासला करना पड़ेगा, हमें अपनी एक अलग पहचान बनाकर और पेश करना पड़ेगा। कंसर्न है लोगों के दिलों में काफी ज्यादा कि पाकिस्तान के हालात फिर ऐसे नहीं होते। फिर हमें चीजें, अभी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, जो सियालकोट में एक वाकया हो गया अनफॉर्चुनेट, ये चीजें डिस्करेज करती हैं बाहर से एफडीआई आने के लिए, इन्वेस्टमेंट आने के लिए। आपकी जी जी प्लीज। तो बिल्कुल ये चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी और अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, और खास तौर पे फॉरेन ऑफिस को बहुत काम करने की जरूरत है। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, हमारे यूएई से ताल्लुकात अच्छे हों, साथ साथ हमारे चाइना से भी ताल्लुकात अच्छे हों, ये चीजें चलें। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि इंडिया से भी ट्रेड का आगाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया से ट्रेड
यहाँ की बहुत ज़्यादा नीड है, इसको चीज़ें चलनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर आपसे कुछ सेक्टर्स के हवाले से बात करूं, एफडीआई के हवाले से ख़ास तौर पर, हम पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं बाहर की जो कि आईटी सेक्टर के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जैसे हम अपनी पीपीलीपी का डेटा भी देखते हैं तो हमें आईटी सेक्टर के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। तो आप क्या समझते हैं कि आईटी सेक्टर के अलावा कोई ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी है उस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान जो है वो 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया के लिए बड़ी मार्केट है। और पाकिस्तान में 8 से 10% तक लोग ऐसे हैं कि जो कि हर चीज़ खरीद सकते हैं। आप देखें यहाँ पे बड़ी से बड़ी चीज़ मॉल में बिक रही है, ठीक है, और लोग बहुत बासानी कोई भी महंगी चीज़ है वो भी खरीद सकते हैं। दुनिया का हर ब्रांड यहाँ बिक रहा है मॉल्स के अंदर। इसके साथ साथ जो है जो एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास भी है, इसके साथ लोअर मिडिल क्लास भी है, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है बहुत अच्छे से, यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ सकती है। टेली कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी है, हमारे पास आ सकती है। आपने देखा कि सैमसंग यहाँ पे एक प्लांट लगाने वाला है, एक अच्छी खबर है जिससे शुरू हो जाएगा। हमने देखा कि गाड़ियों के हवाले से जो है यहाँ असेंबलिंग हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, तो ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं और काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स यहाँ आके काम कर सकते हैं। फूड चेन्स यहाँ चल सकती हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा पोटेंशियल है। जरूरत इस अमर की कि हमें पाकिस्तान को मार्केट करना है दुनिया में, और हमें पाकिस्तान का नया चेहरा जो है, जो हकीकी चेहरा है जो पाकिस्तानियों का, वो दुनिया को दिखाना है कि हम इंतहा पसंदी से और दूसरी चीज़ों से बहुत दूर हैं, और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। और तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि कहीं स्ट्रेटेजिक हमें अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को तो कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिवाइव करने की ज़रूरत है, कि हमें बैठना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसके अंदर आप मज़ाहिब को उठा कर ले लें, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है आपकी, उन सबको बिठाएं, इस्टेब्लिशमेंट बैठे, पार्लियामेंट का एक रोल होना चाहिए कि सब के सब एक जगह पर बैठें और बैठ के डिस्कस करें, डिसाइड करें कि पाकिस्तान को इन हरकतों की वजह से या इन आप लोगों की इन सुस्ती और काहली की वजह से ये चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं। नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे की तरफ अप्रोच करना है। जी बिल्कुल, ये वक्त की अहम ज़रूरत है, नाउ एंड नेवर वाली बात है। अब भी नहीं तो कभी नहीं, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने की ज़रूरत है सबको, ठीक है, और ये चीज़ें आगे चलनी चाहिए। और देखिए, जब तक मिलके सब बैठ के काम नहीं करेंगे सारे स्टेक होल्डर, मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि जो है नेशनल इशू के लिए सब एक हो जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक है हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, ना सिर्फ आवाम आपस में डिवाइडेड है बल्कि ऊपर भी सब रिलीजन की बेस पर, सेक्ट की बेस पर, ग्रुप्स की बेस पर, रेस की बेस पर, और पता नहीं कौन कौन सी बेसिस हैं। अब ये इतनी बेसिस, हमारा वो ख़वातीन अपने मेकअप में बेस यूज़ करती हैं, तो वो इतने बेसिस बन गई हैं कि बेस का पता ही नहीं चल रहा कि हमारी एक्चुअल पहचान क्या थी किसी दौर के अंदर। बहरहाल वी आर वेरी मच होपफुल कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, जो कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ एक सॉवरेन कंट्री, पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर हर तरह के लोगों को आज़ादी है। आप जिस तरीके से भी, और ख़ास तौर पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिनसे मैं इस वक्त अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो वी आर वेरी मच लाइक वी आर अ सेफ कंट्री। यू कैन जस्ट, आप इन्वेस्टमेंट के लिए इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट हियर, और आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है। अच्छा, हम बात करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में जो हमारा इस वक्त जो रिवर्ट रेट है या रिटर्न रेट है, वो दैट इज़ 40%, हाईएस्ट ऑफ ऑल अबव द इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, तो हमारा जो स्टॉक इन्वेस्टर है वो इतना वल्नरेबल क्यों है कि छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर, टी बिल की ऑक्शन हुई, मार्केट आपके 250 पॉइंट्स गिर गई, 2500 पॉइंट्स गिर गए, 2000 पॉइंट्स गिर गए। देखिए, छोटी बात नहीं थी, आपको अगर दूर ठीक है, इन द लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमने देखा कि तकरीबन 8.5% से 11% तक टी बिल ऑप्शन हो गए, रेट बढ़ गए। फिर ये सारे डायनामिक्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, इंटरेस्ट रेट कहाँ बढ़ा। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि प्रोग्राम के शुरू में कि इंटरेस्ट रेट जो था मॉनेटरी पॉलिसी में, इंटरेस्ट रेट ही था जिसकी वजह से हमारी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाने का मतलब है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी यहाँ महंगी है, वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो इस
माहौल में अगर इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, उनको डेट पेमेंट बहुत ज्यादा कुछ करनी पड़ेगी। हमें जो हमारी पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर पर इसी सेक्टर वाइज अगर हम थोड़ी सी बात करें स्टॉक मार्केट की, रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से कुछ कहा जाता है, कहीं पे इंसेंटिव्स के हवाले से बात हो रही है, काफ़ी अरसे से बातचीत जारी है कि कुछ मशीन्स आएंगी तो उनको हम इंसेंटिव्स देंगे। क्यों बात नहीं हो पा रही, कॉन्क्रीट क्यों नहीं हो पा रहा है डॉक्यूमेंट? ये तो आपको हुकूमती जो कोई आप क्या relative इंसाइट है, दे सकते हैं? मेरे ख्याल में तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्लो है, इसके ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं और इनको आई थिंक इस पे काम करने की जरूरत है। जितनी जल्दी देखें जो चीजें हो जाती हैं, डिले करने से मार्केट में नुकसान होता है। आईएमएफ का जो पैकेज इतना डिले हो गया, उससे मार्केट को बेतहाशा नुकसान हुआ है। तकरीबन 4000 पॉइंट जो है वो मार्केट के निकल चुके हैं सिर्फ इसी वजह से। सऊदी पैकेज हमें जल्द आ जाता, उसकी जो क्लियरिटी आ जाती मार्केट के अंदर, पता चल जाता है क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा। गवर्नमेंट के दूसरे प्लान्स क्या है वो अगर सामने आ जाए तो जितनी चीजें क्लियर सामने आएंगी, पिक्चर क्लियर होएगी, मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर क्लियर नहीं होंगी, परेशान कौन होंगी, तो मार्केट रेंज बाउंड आप देख रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में आजकल वॉल्यूम बेतहाशा बिल्कुल फ्लैट है मार्केट। एग्जैक्टली, और काम ना होने के बराबर है। इन्वेस्टर 7 करोड़ का आज कारोबार हुआ है 100 इंडेक्स में। बिल्कुल, तो होता यही है कि देखें अगर वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो सबसे ज्यादा लॉस गवर्नमेंट का ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस मिलते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से, कंपनीज को ज्यादा इससे प्रॉफिट होता है। तो सीडीसी हो गए, रेगुलेटर होते हैं, ये लोग सारे चार्ज करते हैं, तो उनको चार्जेस नहीं मिलेंगे, उनका रेवेन्यू कम होगा। तो ये सबके मफाद में है कि मार्केट में वॉल्यूम अच्छा हो, ट्रिकल डाउन और इफेक्ट कम हो। आता है ना आपका, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक एक तरफ डिस्टरबेंस है तो फिर सारी की सारी सर में दर्द होगा तो बिल्कुल पाँव के नाखून तक उसमें भी दर्द आपका जाएगा उसके अंदर। अच्छा जी, अगर हम देखें टेक्सटाइल सेक्टर की मैं बात करना चाहूँगा आपसे थोड़ी सी। मैं ऑल दो के स्लो मूविंग है सारे का सारा सेक्टर, तीनों सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, लेकिन आजकल तो आपको मालूम है ना कि लोड शेडिंग चल रही है तो 10-10 घंटे प्लांट बंद है। आप इस महीने की एक्सपोर्ट्स और फिर जब नेक्स्ट मंथ की जो आपकी शिपमेंट्स होंगी, क्योंकि वो 3 महीने का चल रहा होता है, 28 से 30 दिन का प्लान होता है, 60 दिन का ही प्लान होता है शिपमेंट्स का, क्या समझते हैं कि इससे हमारा जो इस वक्त एक्सपोर्ट भी तो मुतासिर होगी इससे, जिस तरीके से लोड शेडिंग जा रही है गैस की खास तौर पे? हाँ, इस क्वार्टर में तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है, क्योंकि आपको कोविड के दिनों में हमें अगले 6-6 महीने के हमारे पास ऑर्डर थे। हमारे टेक्सटाइल ने बहुत आउट परफॉर्म किया। इसकी एक बड़ी वजह थी कोविड की वजह से चाइना बंद था, बांग्लादेश बंद था, इंडिया से एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही थी, तो पाकिस्तान ने मार्केट कैप्चर कर ली थी बड़ी अच्छी। ठीक है, फिर उसके बाद से हमने बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स की हमारे। कर्टेल कर पाएंगे अब इसको? अब ये मार्केट कंपटीशन पे काफी हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि अब दोबारा चीजें एग्जैक्टली ओपन हो रही हैं। आप देखें हमारी एक्सपोर्ट के नंबर, खासतौर पे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के नंबर बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुए हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये भी देखेंगे, इंटरनेशनली हम देखें प्राइस हाइक हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो आप इस तरह से इसको आराम से समझ सकते हैं कि अगर माल पहले आपने अगर $10 की कोई चीज बेची थी 1 साल पहले, तो वो $12 की हो चुकी है। तो आपको एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, आपके रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है, आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं। हमें वॉल्यूम जो हमने इंक्रीज किया है वो सिर्फ हमने तकरीबन आप समझ लेंगे 16% हमने ज्यादा इंप्रूव की है हमारी टैक्स। हमें अपना मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि ये मेरा पॉइंट था कि हमें मार्केट शेयर कितना बढ़ाने की जरूरत है अब यहाँ पे। तो इसके लिए वही जो हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव पिक्चर जाए, ठीक है, और हमें जो इंटरनेशनली थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, रोड शोज करने की जरूरत है, जो मॉडर्न मैकेनिज्म है उसको अप्लाई करने की जरूरत है। तो सबसे बढ़ के कि हमारी गुड्स बहुत अच्छी हैं, उनको इंपोर्ट करें। फिर हमारी रुपी इतना डेप्रिसिएट हो गया है, इंपोर्टर को बहुत फायदा हो रहा है, तो इंपोर्टर को ये सारी चीजें अवेल करनी चाहिए और इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए और मुल्क के लिए जरा मुबादला। डॉलर को कहाँ देख रहे हैं? मैं अगर क्विकली इसको अगर मैं चीज़ों को रैप अप करते हुए कर सकूं, तो डॉलर को आप कहाँ देख रहे हैं? कुछ थमेगा या अभी कुछ और चांसेस हैं कि ये स्पेकुलेशंस भी होंगी और चीज़ें कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही हैं नहीं दे? जी, ये यकीनन काफ़ी परेशान कुन बात है कि सऊदी अरेबिया से $3 अरब भी आ गए, और आज हमने देखा कि US डॉलर ने एक नया हाई किया, 177.46 चला गया। आप आई गेस प्रोग्राम में ही थे जब आपने कहा था कि शायद जब ये कुछ आ जाएंगे $3 बिलियन सऊदी अरब से आ जाएंगे तो शायद हमारा रुपी कुछ रुक जाए। और ये शौकत तरीन साहब ने भी कहा था इसके ऊपर कि वो जी सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे तो बस हम फिर, उन्होंने ये भी कहा था कि बेच देने चाहिए, जिसके पास है वो बहुत शार्पली नीचे आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीचे नहीं आ रहा। इसकी वजूहत जो है वो जाननी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि रेयर जो होती है, रियल इफेक्टिव
एक्सचेंज रेट रेट जी वो अराउंड 165 166 के पास होना चाहिए, लेकिन अभी भी मार्केट में स्पेकुलेशन ज्यादा है जा रही है, और हमें लग रहा है कि अफगानिस्तान काफी ज्यादा अभी भी स्मगल हो रहा है। स्मगल हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ी चीजें देखने की जरूरत है, लोकली तो आपने किया है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के लिए फ्लाइट दोबारा से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और जब पाकिस्तानी हज उम्रे पे जाते हैं तो आपको पता है यहाँ से डॉलर्स फिर यहाँ से बाहर जाएंगे, ठीक है, लीगली जाएंगे, लेकिन जाते हैं एक बड़ी रकम जाती है वहां पे। इसके अलावा टूरिज्म स्टार्ट हो जाता है, तो अगर दुनिया खुलेगी जूं तो हमारे ऊपर और प्रेशर आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए ताकि वहां से पैसे आए, ठीक है, और हमारी चीजें आगे बढ़ सके। ठीक है। प्रोग्राम में मुझे एक वक्फा शामिल करना है जी। वक्फे के बाद ज़रा मार्केट की सूरत हाल को थोड़ा सा हम स्नैपशॉट जो है उसका लेते हैं, और इसके अलावा IMF की बात की और जो 2-3 बातें और हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदेद। शहरियार भट्ट साहब मौजूद हैं। शहरियार साहब, बात अगर थोड़ी सी हम ये कर लें, आपने सऊदी अरब की बात की तो मुझे फ्रांस आया हुआ है सऊदी अरब, बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। कुछ उसके बारे में कुछ आप हमें बताएं, अपना कोई है इसके ऊपर आपका इंसाइट कि क्या ट्रेड होने जा रही है और पाकिस्तान को क्या इससे जो हम तो फ्रांस के ख़िलाफ़, हम तो फ्रांस के सफ़ीर को निकालने पे फिर रहे थे यहाँ से। देखिए खत्ते के डायनामिक्स बिल्कुल ही चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रही हैं बड़ी बड़ी, खासतौर पे मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने समझ लिया है कि सिर्फ तेल की इनकम काफ़ी नहीं है, इसे बियॉन्ड कुछ सोचना पड़ेगा। आपने देखा कि उन्होंने जो ये पॉलिटिकल साइन है सारा सा कि कैंप में चले गए, चाइना से दूर हो गए, अमेरिका और इसराइल के कैंप में चले गए, और उसके बदले में इनको क्या मिला? उसके बदले यूरो कप हो रहा है, वहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ भी, हमने देखा पूरी दुनिया में क्रिकेट बंद थी, यूएई में वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद से बदले में ये यूएई जो है वो अमेरिका, सॉरी अभी फ्रांस जब गए वहां पर 3 कंट्रीज में गए, ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे तो पहले यूएई गए, कतर गए, फिर सऊदी अरेबिया आए। तो इन्होंने वहां पे 19 अरब डॉलर के सॉरी 9 अरब डॉलर के रफाल तैयारे खरीदे इन्होंने एयरफोर्स के लिए। तो अमेरिका का और इनका माल बिक रहा है, ठीक है, और ये बायर्स हैं बहुत सारे, बहुत बड़े बायर हैं। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया के भी कुछ इंटरेस्ट हैं। सऊदी अरेबिया को कुछ दाखिली तौर के ऊपर कुछ मज़ाहमत का सामना है, इनके कुछ अलहदगी की तहरीक चल रही है बहुत सी बागियों के हवाले यमन के साथ एग्जैक्टली कुछ, तो वो वहाँ एंगेज हैं, तो वो चाहते हैं कि इससे, फिर इसके अलावा इनका एक कॉमन एनिमी है ईरान, उसके खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं सारे। तो जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट गए हैं वहाँ भी उन्होंने यही बात की है कि ईरान को किसी तरह कटेल किया जाए, रोका जाए, और फिर उसके खिलाफ बात की जाए। इसका वो फायदा उठा रहे हैं और ये मुस्लिम कंट्रीज को आपस में लड़ा रहे हैं। हमसे बैठ के दूर से देख सकते हैं, हम जज्बाती कौम है और हम बस हमारे तो जज्बात जो है ना वो क्या, कल जो है ना हमारे जो वजीर दिफा हैं परवेज़ खटक साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बयान दिया कि वो जज्बात में आके मैं कुछ कह गया, तो जज्बात होते हैं, वो कहीं पर भी निकल जाते हैं। बहरहाल ऑन अ वेरी लाइटर नोट, लेकिन इस तरह की इतनी बड़ी सीट के ऊपर एक सूबे के आप वज़ीर आला रह चुके हों और आप डिफेंस मिनिस्टर हों, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के, इस तरह की स्टेटमेंट्स जचती नहीं है सर। सेहत के हिसाब से शायद जचती हूँ, लेकिन बट क्या कहना चाहिए कि अगर हम देखें 18 माह रह गए हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्या ये कुछ अपने अंदर कुछ तब्दीली लेकर आएंगे? पाकिस्तान में तो तब्दीली ले आई है अपने अंदर, अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, अपनी जो जामे पॉलिसी है उसके अंदर कुछ तब्दीली लेकर आएंगे, ख़ासतौर पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर? देखिए, मैं इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो बात नहीं कर सकता कि क्या लेकर आएंगे। मैं ओवरऑल व्यू, मैं थोड़ा सा जो मार्केट का समझता हूँ, या आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी साइड देखता हूँ, तो उस हवाले से तो मुझे थोड़े से टफ कंडीशंस लग रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामने आने वाले दिनों में, खासतौर पे IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का एक सिलसिला है, उसमें पाकिस्तान का जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डेट्स पेमेंट्स करनी है, हमने बहुत कर्जे उठा लिए हैं। जो डॉलर बढ़ता जा रहा है हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ डॉलर बढ़ने से पिछले दिनों हमारे तकरीबन 2000 अरब रुपए का कर्जों का हमारे ऊपर इजाफा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे बजट डेफिसिट भी कंट्रोल में नहीं आएगा। इसके साथ साथ हमें ये चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, और इन्फ्लेशन हमारी बढ़ती जा रही है, इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें डॉलर के प्राइस को एक जगह रोकना है।
हमारी जो इकोनॉमी है वो सारी इंपोर्ट बेस है, और डॉलर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम पे लामोहल्ला प्रेशर पड़ते रहेंगे और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले तो डॉलर के प्राइस को रोकना है, फिर उसके बाद जैसे मैंने अर्ज किया कि एफडीआई को इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को लेकर आनी पड़ेगी यहाँ पर। सर इन्वेस्टर पाकिस्तान कैसे आएगा, आप मुझे फरमाइएगा, मेरी तस्वीर भी कीजिएगा और मेरे लिए थोड़ा सा राह हमवार भी कीजिएगा, क्योंकि लोग थोड़ा सा मुझसे नाखुश रहते हैं। वो कहते हैं कि आप इस तरह की बात कर देते हैं कि वो भले वो 6 महीने में जाके दुरुस्त साबित हो रही हो। जैसे हमने बजट के हवाले से कहा था कि आपको मिनी बजट का सामना करना पड़ेगा, अगरचे उस वक्त हम भी ये कहते रहे आपके साथ मिलकर कि अगरचे ये अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है, जिस तरीके से मार्केट ने कलाबाजी खाई बजट से पहले और बजट के बाद आपके सामने है सूरत हाल। किस तरीके से जो एफडीआई पाकिस्तान के अंदर आएगी कि आपका डॉलर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो किस तरीके से आके यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा कि आपको पेट्रोल प्राइसेस अगेन जब आपके 15 दिसंबर होगी तो फिर आपको एक तलवार लटकी होगी कि प्राइसेस बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, किस तरीके से आप करेंगे? देखिए, पेट्रोलियम प्राइसेस तो पूरी दुनिया में है, ये कमोडिटी प्राइसेस भी पूरी दुनिया में बढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी कंपनी रन करते हैं, ये तो पास ऑन कर देते हैं एंड कंज्यूमर को, ये इतने बड़े इश्यूज नहीं है। जो एफडीआई का जो अहम मसला है वो है फ्रेंडली एनवायरनमेंट। हमें जिस चीज की जरूरत है हमें उन्हें फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है, और कॉस्ट ऑफ बिजनेस जितनी कम कर सकें, जितना रिलीफ दे सकें। हमने देखा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को हमने बहुत बड़ा रिलीफ दिया, उसके बाद पाकिस्तान में टेलीनॉर भी आई है, और इसके अलावा इसके साथ साथ और बाहर की कंपनीज आई हैं, उन्होंने इन्वेस्ट की पाकिस्तान के अंदर। तो बाहर से कुछ गाड़ियों की कंपनीज भी आई हैं जिन्होंने प्लांट्स लगाए, तो ये चीजें चली हैं। जो हम इनको रिलीफ देंगे, आईटी सेक्टर में बहुत है यहाँ पर काम करने की, तो इंशाल्लाह अगर हमारी पॉलिसीज दूसरे में गई तो इंशाल्लाह आप देखोगे मुल्क में काफी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। चलिए, वी आर वेरी मच होपफुल बट साहब कि आप जिस तरीके से फरमा रहे हैं। अभी हम मार्केट का, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट की बात करें, उसके ऊपर अगर हम जो असरात हैं, जो काले बादल मंडलाए हुए हैं, इनको छटने में कितना टाइम लगेगा, और ऊपर से अल्लाह मियाँ की तरफ से कोई बारिश नाजिल हो तो ये बादल हटें, क्या आप समझते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आईएमएफ का प्रोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। वो आएगा तो हमारी मईशत का पहिया आगे चलेगा, ठीक है। फिर एक के बाद एक इवेंट्स आएंगे आने वाले दिनों में। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब सेक्टर वाइज चलेगी, सेक्टर वाइज चलेगी बाजार, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है, और टेक्निकली मार्केट में काफी ज्यादा जगह बन रही है। डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स चलेंगे जिनमें काम करना चाहिए, जो अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर लाइक जैसे सीमेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हिट पड़ती है, वो शायद या तो बिलो परफॉर्म करें या फिर उनमें आप सेलिंग देख सकते हैं आने वाले दिनों में। टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में, या जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही हैं या उनकी अच्छी टेक्नोलॉजी। बैंकिंग सेक्टर कहाँ, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल, अगर हमारे इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लें, बैंक की बात कर लें, मुदारबाज की बात कर लें, इंश्योरेंस की भी काफी ज्यादा ग्रोथ है मुल्क में। इंश्योरेंस सेक्टर भी आपको थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ बैंक्स के अंदर जो काफी जो बड़े बैंक्स हैं उनमें डेफिनेटली एक जगह लग रही है कि वो चलेंगी आस्ता आस्ता, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही मैंने अर्ज किया कि जो सेक्टर वाइज मार्केट परफॉर्म करेगी, इन्वेस्टर को ये चाहिए कि जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनमें ग्रोथ है, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, और जो अच्छा पे आउट दे रहे हैं, उनको पिक करके काम करें, पिक एंड चूज करके मार्केट में काम करें। इंडेक्स देख के मार्केट में एंट्री नहीं दें। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मार्केट 2500 पॉइंट गिरी, ब्लड बात आया, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो कि बहुत ही ज्यादा जमे रहे अपनी जगह पर, और उनमें हमने जिनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग थे, जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं और हमारा एम्फेसिस भी होता है, वो खास तौर पर लोग उनकी निगेशन हो गई जो हमें कहते थे कि आप सलमान साहब किन फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो उस दिन पता चला, वाकई काफ़ी लोगों का फ़ोन आया फिर उस दिन ख़ास तौर पर कि सर आप ठीक कहते थे, वाकई ही जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं आइटम्स, वो कहीं नहीं जाते, वो उसी तरीके से अपने मजबूत पाँव जमा के खड़े रहते हैं। ऐसे स्टॉक्स को हम स्टॉक्स मार्केट में नस्ली स्टॉक्स कहते हैं। नस्ली स्टॉक्स कहते हैं, मतलब कि ये वो स्टॉक्स होते हैं जो कि वो फसली बटेरे वाले स्टॉक्स नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, आपने अपना इंसाइट दिया। नाजरीन, अगेन वी आर वेरी मच होपफुल कि पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ेगी, अगेन मुआशी तौर पर मजबूत होगा तो पाकिस्तान आगे की तरफ चलते हुए नज़र आएगा। पाकिस्तान इवन दो वी आर द एटॉमिक पावर, तो हमें थोड़ा सा उसको भी अपनी मद्देनज़र रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दिफाई तौर पर मजबूत नहीं होना है, हमें अपने मुआशी तौर पर अपने हालात को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
अपोजिशन में हैं, जितने भी स्टेक, एवरी सिंगल पाकिस्तानी स्टेक होल्डर के वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहा है। इसमें बी द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, टैक्स पेयर बनिए, ये कौमी फरीज़ा भी है, गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर आपको टैक्स मौसूल हो रहा है तो वो सही जगह पर इस्तेमाल हो, लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।